हमारे जो रिसर्च पैनल साथ में है उनका भी परिचय करा दे। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल। अगले हफ्ते के ट्रिगर्स हमें बताएंगी मानसी दवे। इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रहे और एचडीएफसी के तिमाही नतीजों का अनुमान हम जानेंगे पूजा त्रिपाठी से। पूरी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए उससे पहले हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार लगातार गिरावट के साथ बंद हुआ। ये लगातार तीसरा सत्र था जब गिरावट दर्ज की गई। ऑटो, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ने आज दबाव पर खासा दबाव बढ़ा दिया। हालांकि मेटल, रियल्टी और फार्मा शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा जरूर दिया था। दरअसल अमेरिका और यूरोप में कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं, जिससे चिंता काफी ज्यादा पैदा हो गई है। फ्रांस ने 1 दिसंबर तक लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं आर्थिक गतिविधियां भी वहां पर ठप पड़ गई हैं। आज सेंसेक्स 136 अंक फिसलकर 39,614 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 अंक गिरकर 11,642 के स्तर पर बंद हुआ। आइए अब एफआईआईज और डीआईएस के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 871 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 631 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए सीधे अनिल जी आप ही के पास आ रहे हैं। आज का दिन बाजार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक तो ग्लोबल क्यूज, दूसरा नतीजों का सीजन, लेकिन आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए हफ्ते के। आज के सत्र को कैसे देखते हैं आप? पूरे हफ्ते के ट्रेंड की तरह ही भारतीय बाजारों में शुक्रवार को आज आखिरी ट्रेडिंग सेशन में भी वैसा ही कारोबार दिखा। उतार चढ़ाव के बीच ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली और निचले स्तरों से खरीदारी। बंद हुए 28 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर, लेकिन निचले स्तरों से 100 पॉइंट की रिकवरी भी आती दिखी। कुछ अहम लेवल बाजार ने तोड़े भी, 11,600 के नीचे गए भी और ट्रेड भी करते हुए दिखे, लेकिन आखिरी घंटे की रिकवरी काम आती हुई दिखी और हल्के नुकसान के साथ बंद हुए। और उसकी वजह थी रिलायंस के शेयर में नतीजों से पहले की शानदार रिकवरी। इससे निफ्टी बड़े नुकसान से बच पाया, लेकिन बंद हुआ 11,650 के बेहद करीब। नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर है और यही वजह कि भारतीय बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी बहुत वापस से खरीदारी आती दिख रही है। बाकी ग्लोबल संकेत उतनी मजबूती के हैं नहीं और जो नई सीरीज की शुरुआत, नवंबर सीरीज की शुरुआत भारतीय बाजारों ने आज से की है, वो भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट के साथ की है। पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर था और एफआईज की जो पोजीशन है तेजी की वो थी कम। उस लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में जो कमजोरी दिखी वो फर्स्ट हाफ में थी, सेकंड हाफ में रिकवरी। बैंक निफ्टी बड़े दिनों बाद 24,000 के नीचे बंद हुआ, 23,900 के आसपास, यानी कि कमजोरी का रुझान वहां पर भी रहा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, लोग थोड़े सतर्क थे क्योंकि अब अगले हफ्ते अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव और इसके साथ ही अगर आप देखें तो कोरोना को लेकर भी थोड़ा सा डर बना हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारतीय बाजार कमजोर हैं। अदरवाइज भारतीय बाजारों में अपनी थोड़ी ताकत दिख रही है और उतना कमजोर नहीं हो रहे हैं जितना संकेत आपको अमेरिका से और बाकी ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। तो अगला हफ्ता बाजारों के लिए काफी अहम रहेगा। मेक और ब्रेक बिल्कुल अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं। अगर यहां से हल्की भी रिकवरी आई तो बाजार जोर से उछलेंगे और अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सहारा नहीं दिया तो फिर 11,500 और उसके नीचे जाने का डर भी अब बढ़ रहा है। अब सोमवार को स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे, ये आपसे समझेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज का मार्केट कैसा रहा, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला, ये जरा समझते हैं और जानते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताएं आज खबरों के दम पर कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया। ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने, दूसरी तरफ कोरोना वायरस की सेकेंड वेव का खतरा बन रहा है यूरोप में। इसका एक असर जो है भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी का सूचकांक है वो लगभग 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है। लगातार तेजी वहां पर देखी जा रही है। बाकी इंडाइसेस की अगर आप बात करें तो आज निफ्टी में मामूली 30 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक जो है आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ। और जैसा कि हर बार हम बताते हैं कि बाजार में जो एक्शन है वो भरपूर है और खासतौर पर जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और जो स्टॉक्स हम आपको जी बिजनेस पर बताते हैं वहां पर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे पहले देखिए CDSL, ये स्टॉक आपको सच्चिदानंद जी ने बताया। दिन के दौरान यहाँ पर तेजी देखने को मिली। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट
कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो ये जय ठक्कर की जो रिकमेंडेशन थी जिसका एक असर यहाँ पर देखने को मिला। सन फार्मा आपको सीटी साहब ने बताया दिन के दौरान यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो काफी दिनों के बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज तेजी देखने को मिली। बीपीसीएल के नतीजे अच्छे तो उसका एक असर देखने को मिला। एचपीसीएल बायबैक पर बोर्ड बैठक होनी है जिसके चलते यहाँ पर बढ़िया तेजी 4 से 5% तक के मूव्स देखने को मिले। चेन्नई पेट्रो में लंबे समय के बाद एक खरीदारी देखने को मिली और अदानी गैस दिन की उच्चतम स्तर के आसपास ही बंद हुआ। रियल एस्टेट स्टॉक्स के बारे में हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन आज रियल एस्टेट के जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का सपोर्ट आते हुए दिखा। सोभा डेवलपर्स, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। सरकारी स्टॉक्स में लगातार वीकनेस देख रहे थे। कोल इंडिया लगातार निचले स्तरों पर था, आज थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। कोल इंडिया में खरीदारी देखने को मिली, साथ ही पीएफसी, आरईसी बड़े दिनों के बाद इन स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली और मेटल दिग्गज सेल में भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। मेटल स्टॉक्स में देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए। फार्मा स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है, लगातार कंपनीज के नतीजा रहे। एस्टिक लाइफ साइंसेज देखिए नतीजे बढ़िया थे जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप स्पेस से अमृतांजन यहाँ पर लगभग 1.5 से 2% के मूव्स आते हुए देखिए। सन फार्मा के बारे में मैंने आपको बताया और कैडिला हेल्थकेयर भी अगर आप देखें तो लगभग 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। ऑटो स्टॉक्स में जो वीकनेस है वो साफ नजर आ रही है। दरअसल जितनी भी अच्छी खबरें हैं वो डिस्काउंटेड हैं जिसके चलते आप देखिए यहाँ पर आयशर मोटर्स, अशोक लेलैंड हर की गिरावट के साथ बंद हुआ। आयशर मोटर्स ने अभी तक अपने नतीजे डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन हीरो और मारुति नतीजों के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। और मार्केट का हेवी वेट जो है बैंकिंग सेक्टर, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से थोड़ी सी गिरावट आई। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक और साथ ही कर्नाटका बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। जी शुक्रिया आशीष, सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए। आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख करते हैं अब। संदीप जी, जैसा ये हफ्ता देखा हमने उतार चढ़ाव का, आने वाले हफ्ते के लिए भी क्या इसी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें? दूसरा सवाल मेरा आपसे यही है कि अब सोमवार के लिए आपकी इंट्राडे पिक कौन सी होगी और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर करने की सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए काफी क्रूशियल है नेक्स्ट वीक। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि बहुत ही अहम लेवल्स पे सपोर्ट लेके आज मार्केट क्लोजिंग के दौरान थैंक्स टू रिलायंस की थोड़ा बहुत उछाल आ गया क्योंकि रिजल्ट्स का वो था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, अननेसेसरी लिवरेजिंग नहीं लेनी चाहिए और पोजीशंस को जहां कन्विक्शन है वहीं पे बना के रखें। और 11,500-600 एक रेंज है बहुत अच्छा सपोर्ट का और इधर साइड बहुत बड़ा कोई भी मूव आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेडेड रहें और इन्वेस्टेड रहें। तो जो आपका दूसरा सवाल था उसका मैं यही बोलूंगा कि ग्लोबल क्यूज को देखते हुए जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोविड के केसेस को देखते हुए जो कि बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, खराब ही हो रहे हैं और लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो रहा है कुछ कंट्रीज में, और यूएस इलेक्शंस के पहले की नर्वसनेस को देखते हुए सेफर स्टॉक्स और क्वालिटी स्टॉक्स में लेके आया हूं। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक है वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये सेक्टर वैसे अंडर परफॉर्मर है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा है नहीं, और जैसे जैसे अनलॉकिंग हो रही है तो सर्टेनली यहाँ पे और बढ़िया रुझान आएंगे। ऑटोज के नंबर्स भी अब एनकरेजिंग आने लगे हैं, तो आने वाले दिन और भी अच्छे होंगे अनलॉकिंग की वजह से। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है और मुझे सारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लगते हैं, टेक्निकली बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल इंट्राडे के तौर पे लीजिए। 1059 के लगभग भाव है, 1035 का स्टॉप लॉस लगाएं 1090 के टारगेट के लिए। तो ये तो थी इंट्राडे की पिक। और अगर आप पोजिशनल पिक के तौर पे देखें तो अगेन वहां पे भी मैंने एक एमएनसी क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो और जहां पे कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो रखा और बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगती नहीं है, और आगे आने वाले दिनों में रूरल डिमांड की वजह से वहां पे भी अच्छा खासा माहौल बनेगा और मॉनसून अच्छा होने की वजह से रबी की फसलें और सब कुछ देखते हैं, तो मुझे लगता है वर्लपूल इंडिया कैन बी अ वेरी गुड स्टॉक। और 2120 के लगभग क्लोजिंग हुई है, 2070 का स्टॉप लॉस लगाए, 2190 से 2230 तक के टारगेट्स के लिए पोजिशनली होल्ड करें और बाय करें। जी संदीप जी के दो पिक्स, एक तो इंट्राडे पिक सोमवार के लिए एंड्योरेंस टेक और हफ्ते भर की खरीदारी वर्लपूल इंडिया में करने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच रिलायंस के नतीजों पर थोड़ी बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले डेटा क्या कह रहे हैं, रिलायंस ने क्या नतीजे अपने पेश किए हैं। रिलायंस जियो Q2 मुनाफा 2,844 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। क्योंकि नतीजों का सीजन है, यहाँ पर अभी फिलहाल संदीप जी इसी की बात कर रहे थे, लेकिन रिलायंस जियो के जो नतीजे हैं, मुनाफा 2,844 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है।
हमारी कल हमारे एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि अब बाजार की दशा और दिशा जो है वो रिलायंस तय करेगा। वरुण से बात करते हैं हमारे सहयोगी। वरुण, रिलायंस के नतीजे क्या खास रहा इस बार? देखिए, इस बार सबसे इम्पोर्टेंट अगर जियो के नतीजे में आपको देखने का था तो वो तो आरपू के नंबर से, अभी तक आरपू के नंबर्स नहीं आए हैं। जो सेल्स और प्रॉफिट का नंबर है वो तो महज ठीक ही लग रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आरपू का नंबर थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अभी तक प्रेस रिलीज आई नहीं, तो वो देखने के लिए। तो इसके अलावा जीआरएम देखने होंगे कितना आया, अभी तक वो निकल के नहीं आया है। थोड़ा और इंतजार कर ले, शायद वो नंबर भी निकल के आएंगे। प्रॉफिट और सेल्स जो है अब तक जियो के जो आए हैं वो तो अनुमान के मुताबिक है, तो कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है नहीं। थोड़ा और वेट करते हैं आरपू के नंबर्स के लिए। तो ठीक है, चलिए जब तक और डिटेल्स आती हैं वरुण आपसे और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल जो अभी नतीजे रिलायंस जियो के आए हैं वो सब आपके सामने हैं, और जानकारी थोड़ी देर में आपके पास आकर हम फिर से लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। और वीकेंड खास तौर पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कई नतीजे हैं जो वीकेंड पर आएंगे, और सोमवार को बाजार की नजर किन ट्रिगर्स पर रहने वाली है ये भी हम जानते हैं हमारी सहयोगी मानसी दवे से। जी बताइए मानसी, बाजार के लिए अहम ट्रिगर सब क्या होने वाले हैं नए हफ्ते में? जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। नतीजों से शुरुआत करते हैं। निफ्टी स्पेस में एचडीएफसी, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, सन फार्मा, एसबीआई, सिप्ला, आईटीसी, डिविज लैब जैसे नंबर्स आते हुए दिखेंगे, लेकिन वायदा बाजार में एक लंबी लिस्ट है जो कि आने वाले हफ्ते में नतीजे पेश करने वाले हैं। कुछ चुनिंदा आपको बता देते हैं। एस्कॉर्ट्स, कैडिला हेल्थ केयर, पीएनबी, बंधन बैंक, पीवीआर, मुथूट फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अपोलो टायर, पिडिलाइट, ल्यूपिन, एचपीसीएल, टाटा कंज्यूमर, मन्नपुरम फाइनेंस, वोल्टास जैसी तमाम कंपनियों के नतीजे आने वाले हफ्ते में पेश होते हुए हम देखेंगे। इसके अलावा 2 नवंबर सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग इस दिन हो जाएगी। 3 नवंबर बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 3 फेजेज में वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण की वोटिंग जो है 3 नवंबर को होती दिखेगी। इसी दिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। 4 नवंबर के दिन एफओएमसी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। 5 नवंबर लोन मोरेटोरियम को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट। 5 नवंबर तक कर्जदारों के खाते में रकम क्रेडिट करनी होगी कर्जदाता को, तो इस पर भी फोकस रहेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल निवेशकों से बातचीत करेंगे, खासतौर से चीन से निकलने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षित करने पर इस बैठक में फोकस रहेगा। इसके अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के टेंडर के लिए पहली प्रीबिड मीटिंग जो है वो 5 नवंबर को होने जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आना शुरू होंगे। धीरे धीरे रुझान समझ आएंगे और पता चलेगा कि कौन आगे है। और 6 नवंबर अंत में अंबुजा सीमेंट अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। शुक्रिया मानसी, अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कई जो नतीजे आ जाए उनमें से इंडसइंड बैंक के नतीजे भी आए हैं। कैसे रहे नतीजे बताने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी का। पूजा बताएं, इंडसइंड बैंक के नतीजे क्या रहा खास इस बार? जी, इंडसइंड बैंक के नतीजे अगर देखा जाए तो हमारे अनुमान के मुताबिक ही नंबर्स आए हैं, जिस तरह के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें पॉजिटिव बात ये हुई है, जैसा कि पहले भी आपको बताया जाता कि एसेट क्वालिटी में सरप्राइज देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे हैं, कमी वहां पर देखी गई है। स्लिपेजेस के आंकड़े भी अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो इस बार 300 करोड़ के आसपास के नंबर्स आए हैं, जो ये काफी अच्छे हैं। इसके अलावा एनआईआई में 13% की बढ़त हुई है। मुनाफा 56% घटा है कंपनी का, माफी कीजिएगा, यहाँ पर 53% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और जो प्रोविजनिंग के आंकड़े हैं वो 166% बढ़े हैं। हमारा अंदाजा भी यही था और उसी के कारण दिख रहा है कि मुनाफे में इस बार दबाव देखने को मिल रहा है। तो नंबर्स अनुमान के मुताबिक है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को। ओके, इंडसइंड बैंक के नतीजे तो हमने समझ लिया आपसे पूजा। एचडीएफसी के तिमाही नतीजे क्योंकि आएंगे, अनुमान क्या कहता है? जैसे मुनाफा, प्रोविजनिंग पर कितना असर देखने को मिल सकता है पूजा? जी, एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स में अगर हम ऑपरेशनल आधार पर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। जो ब्याज से आए हैं उसमें 17% की बढ़त देखने को मिलेगी। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी आंकड़े स्थिर ही नजर आएंगे, लेकिन जो कुछ अन्य सोर्सेज होते हैं कंपनी के इनकम के, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड आए, वहां पर इस बार कमी देखने को मिल सकती है। और प्रोविजनिंग भी कंपनी इस बार थोड़ी अधिक कर सकती है सेफ साइड रहने के लिए, तो उसका असर मुनाफे पर देखने को मिल सकता है। तो अगर बॉटम लाइन देखें कि मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स हल्के कमजोर नजर आएंगे आपको, लेकिन ऑपरेशनल आधार पर नंबर्स मजबूत है। देखना होगा कि बैंक की तरफ से आने वाले समय के लिए
क्रेडिट ग्रोथ को लेकर क्या किस तरह के कमेंट्स निकल कर आते हैं और मॉनिटोरियम बुक किस तरह की रहती है, ये भी काफी अहम होगा देखना। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए आपका। संदीप जी, इंडसइंड बैंक के नतीजे आए, फिलहाल आप का क्या राय रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहे, और एचडीएफसी लिमिटेड क्योंकि नतीजे आने वाले, अनुमान जो बताया पूजा ने, क्या नजरिया रखा जा सकता है इस पर? बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी लिमिटेड इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंपनीज। पूरे लिस्टेड स्पेस में अगर कोई एक कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी बोलोगे तो मुझे संभाव आज भी एचडीएफसी लिमिटेड लगती है, और डाउनसाइड 1500-1600 के लेवल से एग्रेसिवली रेकमेंड करते हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टीम बाकी है ऊपर। रिजल्ट्स मुझे लगता है कि अच्छे ही आएंगे, बट मैं सहमत हूँ कि जो डिविडेंड आए है वहां पे कमी आ सकती है, क्योंकि सब्सिडियरीज की वजह से थोड़ा फर्क पड़ेगा वहां से आने में, और नंबर्स अच्छे ही आएंगे। एनआईआई में करीब 17, 18, 20% तक की भी ग्रोथ आ सकती है। बाकी क्रेडिट ग्रोथ को लेकर कमेंट्री पे ध्यान देंगे, एसेट क्वालिटी को देकर देंगे। सो ओवरऑल लेट्स सी क्या होता है, बट वॉट एवर इट इज, मुझे लगता है कि हो सकता है 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर ये टफ गए हो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, बट आने वाले दिनों में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर सरकार का जो रुख है और जो पूरा स्टिमुलस पैकेजेस का जो रुख है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एचडीएफसी लिमिटेड रहेगा। सो कम व्हाट मे बी, इस स्टॉक को लेना है, खराब रिजल्ट आए नीचे आए तो लेना है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, जिन्हें लेना और आगे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपना के ले। बाकी इंडसइंड बैंक को लेकर मैं संभाव एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही बोलूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इस बैंक के लिए नहीं हूँ। बीच में जरूर से कुछ र्यूमर्स ऐसे थे कि कोटक बैंक आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे संभाव जो नेट प्रॉफिट्स डाउन हुए हैं और इतना वॉलेटिलिटी है स्टॉक में, तो आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट द स्टॉक और नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल ऑल्सो। सो आई फील कि जिन्होंने ले रखा है बस वो कहीं ना कहीं उछाल पे निकल के आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और इवन एक्सिस बैंक, इन बैंकों की तरफ रुख करे अपना, और कोटक बैंक, बस इन बैंकों की तरफ रुख करे अपनी पोजीशन बनाने में। जी, तो इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के जो नतीजे आने वाले हैं उस पर राय दी संदीप जी ने। अब शो के खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से शो में सर आपका स्वागत है। कौन सा कमाई का बम्पर ऑप्शन बताने वाले हैं सोमवार के लिए आप? नमस्ते स्वाति जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को। आज मैं एक इकलौता ऑप्शन लेके आया हूँ, वो है बीपीसीएल। हालांकि बाजार थोड़े कमजोर हैं, केसेस यूरोप में, अमेरिका में बढ़ रहे हैं, और ऐसे वक्त के अंदर जब डॉलर भी थोड़ा बढ़ रहा है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हमको कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही हैं। ऐसे वक्त के अंदर जब बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है, वो है रिफाइनरी का सेक्टर, और उसका क्रूड की प्राइसेस काफी गिर चुकी हैं, तो इनके लिए थोड़ा राहत का विषय है। और 360 रुपए की कॉल में बीपीसीएल के अंदर सजेस्ट कर रहा हूँ 14.3 रुपए पे लेने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 11 रुपए, टारगेट रहेगा 20 रुपए। अगर आप चाहें कि अगर आपके चांसेस बढ़ाना चाहते हैं सेक्टर के, तो बेहतर होगा कि आप इसको नीचे लें। 14.3 रुपए में खुलेगा ये कल का क्लोज है, ये आज का क्लोज है, और फिर अगर समझिए ये 4 रुपए नीचे खुलता है तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी बन जाती है। पर आप 10 रुपए पे लेंगे, आपको स्टॉप लॉस करीब 7 रुपए रखना पड़ेगा, टारगेट वही रखें, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में आज शामिल होने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद सोमवार को वायदा बाजार की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके, ये हम जानेंगे कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। बने रहिए हमारे साथ। ट्रिगर्स में कोई खास कमी नहीं, वही है अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है और सोमवार को डाउ फ्यूचर्स कैसा ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, वो भारतीय बाजारों की ओपनिंग तय करेगा। देखिए, मैं लगातार 3 दिनों से कह रहा हूं कि हम खुलेंगे तो अमेरिकी बाजारों के हिसाब से, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजार अपनी चाल पकड़ने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे लिए एक और अहम ट्रिगर होगा रिलायंस के नतीजों का। तो ये ट्रिगर्स आपको भारतीय बाजारों में सोमवार को
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है 11,500, 11,550, ये मजबूत सपोर्ट जो है निफ्टी पर और आसानी से टूटने वाला नहीं है। ऊपरी स्तर पर 11,725, 11,775 ये रुकावट की रेंज है, इसके पार निकलेंगे तो फिर फ्रेश खरीदारी और तेजी बनती दिखेगी। बैंक निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल के बेहद करीब पहुंचा, आज 23,450, 23,550 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 24,250 से लेकर 24,350 वो रेंज है जहां पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। नतियों के लिहाज से वीकेंड और उसके बाद सोमवार बड़ा रहने वाला है और अगले हफ्ते फुल फ्लेज नतियों का सीजन चलेगा, तो उस लिहाज से एक्शन भरपूर रहेगा। अमेरिका के चुनाव भी होंगे, कोरोना को लेकर भी बात किस तरह से आगे बढ़ती है, अच्छी या बुरी, विदेशों में भी और भारत में भी, इस पर नजर रहेंगे। तो ढेर सारा एक्शन है और अगले हफ्ते आपको 5 ट्रेडिंग सेशन दमदार एक्शन मिलने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए आपका। अब संदीप जी, लॉन्ग टर्म व्यू कहां पर रखें? बिल्कुल, बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी लाया हूं आज मैं, और एग्री थीम पे वैसे ही बहुत बुलिश हूं मैं, काफी दिनों से काफी सारे स्टॉक्स इस थीम पे दे रहा हूं। बेयर क्रॉप साइंसेस एक क्वालिटी कंपनी है और बहुत पुरानी उम्दा एक एमएनसी कंपनी है, लाइफ साइंस कंपनी बोल लीजिए। 150 साल की हिस्ट्री है और इंडिया में करीब 120 साल से कार्यरत है। करीब 7 प्लांट्स इनके काम करते हैं और करीब 12,000 डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं। सो ओवरऑल क्रॉप साइंसेस, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ये सारे डिविजन्स है। ये तो गई ओवरऑल कंपनी के बारे में। बाकी में सबसे बढ़िया बात जो लगती है, फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन, क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही बेहतरीन। आप जिस तरीके से 30 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी काम करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 23-24, डिविडेंड यील्ड अगेन ये एमएनसी जानी जाती है बेहतरीन डिविडेंड यील्ड के लिए, तो 0.25% का डिविडेंड यील्ड है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर फैंटास्टिक है, करीब 26% के लगभग। जीरो डेट कंपनी है, यहाँ तो कोई बोलने की वैसे जरूरत लगी नहीं, बट ओवरऑल फैंटास्टिक कंपनी। और थीम बहुत जबरदस्त है, एग्री थीम, रूरल थीम, ये चलने वाली है इंडिया में। और मुझे लगता है कि एक इतनी क्वालिटी कंपनी बहुत आराम से लिया जा सकता है। डाउनसाइड पे घबराए नहीं, नीचे आने पे और एक्यूमुलेट करना है, एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 6250 के लिए, 6350 के टारगेट्स के लिए इस कंपनी को 6 से 9 महीने के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है। बेयर क्रॉप साइंस में लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह संदीप जैन की। अब ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जानने के लिए श्रीकांत चौहान जी का रुख करते हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। सोमवार को ऑप्शन की रणनीति कहां बनाएं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट एक इन बिटवीन में है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना काफी जरूरी है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में वैसे काफी अच्छी तेजी बनी है और हम टाटा स्टील के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 410 का जो कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है, उसे हम बाय करेंगे। 20-21 रुपए के रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है हमें 10 रुपए का, टारगेट है 35 से 40 रुपए का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सन फार्मास्यूटिकल ये एक स्टॉक काफी गिर चुका है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है और यहाँ पे हमें 480 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 16 से 17 रुपए के आसपास वो अवेलेबल है। स्टॉप लॉस 12 रुपए का रखना है और 30 से 35 रुपए का हम टारगेट सोच सकते हैं। जी श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। संदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप शो में शामिल हुए और साथ ही हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट का भी थैंक यू। तो आज के शो में बस इतना ही। सोमवार को होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए सिर्फ जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।